My dear students, be happy and be ready in fresh mood. About synthesis. In synthesis, today I will teach you about nominative absolute. By using nominative absolute, combine in simple sentence. First of all, मेरे प्रिय भैया बहनों, आपको जानना चाहिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट स्वतंत्र करता, एब्सोल्यूट मीन्स स्वतंत्र। नॉमिनेटिव आप जानते हैं, इसमें केस होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। केस मीन्स कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक या करण कारक होता है। तो इस तरह से इसमें जो हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, आपको याद होगा, सिंपल सेंटेंस मीन्स वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। तो इन दिस रूल, by using nominative absolute combined in simple sentence, it is used in such condition when subject is differ in both sentences। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट दो सेंटेंस होते हैं, दोनों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं कि एक दूसरे क्रिया पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। द बैंक वाज क्लोज्ड, आई कुड नॉट विथड्रा एनी मनी। हियर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? बैंक, एंड सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट आई। बैंक एंड आई टोटली डिफरेंस, दोनों सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हैं। अब यहाँ सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए मैं आपको ये बताऊँ, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो रूल का प्रयोग होगा वह पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, जिसको आप पढ़ चुके हैं। पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उसमें जो यूज किया जाता है पार्टिसिपल में, बीइंग, BEING, बीइंग, हैविंग और हैविंग प्लस हैविंग बीन। वंस अगेन लिसन केयरफुल्ली, in participle being, 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 and having plus V3, and then having been in passive voice sense. So here the sentence, the bank was closed, I could not withdraw any money. This sentence is in passive voice. अब पार्टिसिपल का रूल आपको ध्यान होगा कि जब सेंटेंस में के पश्चात या के बाद आता है तो वहाँ पर हैविंग का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में। अब जब सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है तो वहाँ पर हैविंग बिन का प्रयोग करते हैं। इसका रूल ये होता है कि जब फर्स्ट सेंटेंस यानी फर्स्ट सेंटेंस के बाद पैसिव वॉइस हो तो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको रिप्लेस करके पैसिव वॉइस सेंस में हैविंग बिन का प्रयोग करते हैं प्लस V3। इट मीन्स आफ्टर सब्जेक्ट यूज बीइंग, BEING, आफ्टर सब्जेक्ट यूज बीइंग, आफ्टर सब्जेक्ट यूज बीइंग, BEING, बीइंग, हैविंग प्लस V3। बट व्हेन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस तो विल बी हैविंग बीन प्लस V3। तो दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। इनका बीइंग या हैविंग बीन का प्रयोग कर्ता के जस्ट बाद किया जाता है। यानी बैंक बंद हो जाने के बाद मैं रुपया नहीं निकाल सका। तो हियर फॉर आंसर, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, इस बार कामा लगा देंगे। सेकेंड सेंटेंस को ऐसे ही रख देंगे, आई वुड नॉट विथड्रा एनी मनी। ये आपका हो गया। हियर लिसन वंस अगेन केयरफुल्ली, द रूल्स आर लाइक पार्टिसिपल विच आर यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। Now try to see here, being, having and having been. Being is used in such condition where
आफ्टर सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर एंड एडजेक्टिव। यदि पहले सेंटेंस में इज एम आर वाज वर के बाद एडजेक्टिव दिया होता है तो इज एम आर को हटा करके उन्हीं के जस्ट बाद बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। कर्ता के बाद इज एम आर को हटा करके बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव होता है। आफ्टर दिस कामा फिर सेकंड सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया है इसका। इट वाज ए हॉलीडे, द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल। इट वाज ए हॉलीडे, इट सब्जेक्ट वाज हेल्पिंग वर्ब हॉलीडे, हियर हॉलीडे नॉट मेन वर्ब। ऐसा सेंटेंस दिया होगा जहाँ इज एम आर के बाद वर्ब नहीं होगी, एडजेक्टिव होगा या अन्य कोई होगा, तो उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को हटा करके इसी के स्थान पर आफ्टर सब्जेक्ट बीइंग का यूज़ कर देंगे। बहुत इजी है यह। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इट बीइंग ए हॉलीडे। सेकंड सेंटेंस यथावत हो जाएगा कामा के बाद। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू school. These rules are very easy to understand because when you know about the rule of participle, it is related also participle. Only in nominative absolute being, having or having been used after subject replacing helping verb. And third rule of passive voice. Here second sentence for your practice. The police arrived. The police arrived. The mob dispersed. Here first sentence the police, second sentence the mob. पुलिस मीन्स पुलिस, mob मीन्स भीड़। पुलिस का आगमन हुआ, भीड़ तितर बितर हो गई। कब हुआ? पुलिस के आने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बिकॉज बोथ सेंटेंस सब्जेक्ट आर डिफर। हियर द पुलिस एंड हियर द mob। सब्जेक्ट डिफर है, के पश्चात के बाद आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? आफ्टर पुलिस यहाँ हैविंग का प्रयोग कर देंगे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड कामा आफ्टर दिस सेकंड सेंटेंस जैसे दिया उसे लिख देंगे। सेकंड सेंटेंस पूरा ऐसे यहाँ पर इसको लिख देंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। थर्ड सेंटेंस, this sentence is passive voice. This sentence is passive voice. How? After is, am, are, was, were, if there is third form of the verb, that is passive voice. यदि is, am, are, was, were के बाद थर्ड फॉर्म दिया होता है तो वह पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस जो सेंटेंस दिया होता है, सब्जेक्ट दोनों का डिफर है, यहाँ द वर्क दिया है, यहाँ वी दिया है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करके इसी के स्थान पर हैविंग बीन का प्रयोग कर देंगे। द वर्क हैविंग बीन डन आफ्टर दिस कामा एंड राइट सेकेंड सेंटेंस जस्ट लाइक। इसका सेकेंड सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे, पूरा लिख देंगे। वी वेंट बैक होम, पूरा हो गया। हियर इज नोट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आफ्टर इज, एम, आर, वाज, वर, इफ देयर इज एडजेक्टिव टू कंबाइन द सेंटेंस रिप्लेसिंग दीज हेल्पिंग वर्ब्स यूज बीइंग इन द प्लेस ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब। जो अभी आपको बताया गया है, एक बार फिर मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना हो। इट वाज ए हॉलीडे, यहाँ वाज दिया है, वाज को रिप्लेस करके इसी के स्थान पर बीइंग का यूज कर देंगे। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल जस्ट आई टोल्ड यू, इन इफ सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस आफ्टर सब्जेक्ट यूज हैविंग प्लस V3। सेकेंड एग्जांपल, द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। पुलिस के आने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई, इसलिए द पुलिस हैविंग अराइव्ड कामा द मॉब डिस्पर्स्ड। यहाँ इसको लिख दिया गया है, आपको समझना चाहिए, यही ऊपर हो जाएगा टोटल इस तरह से। थर्ड सेंटेंस रूल, एंड इन पैसिव वॉइस यूज हैविंग बीन प्लस V3। थर्ड सेंटेंस पैसिव वॉइस, so after subject use here having been, the work having been done, comma, we went back home. In this way, for your simple sentence, very easy to understand, and there are 8 rules. You can combine all the sentences in the range of 8 rules which are related to your
synthesis in simple sentence. Now, fifth rule of synthesis in simple sentence. Noun or phrase in a position. In this rule, you should know that एपोजिशन मीन्स साइड बाई साइड. एपोजिशन का मतलब होता है पास पास में. नाउन मीन्स संज्ञा. कोई नाउन होता है, जैसे मान लो कोई रमेश. रमेश क्या है? नाम है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है. रमेश एक व्यक्ति है. हो सकता है कि वह व्यक्ति अध्यापक हो, या कारपेंटर हो, या प्रिंसिपल हो. तो आपको जानना चाहिए कि रमेश क्या है. रमेश इज अ नाउन. रमेश है क्या? प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल क्या है? ये भी नाउन है. दो नाउन है. तो यहाँ जो दिया है नाउन और फ्रेज, जो मेन नाउन है, नाउन क्या है इसका? रमेश है. रमेश क्या है? प्रिंसिपल है. तो एक नाउन को दूसरे नाउन के पास में रखना है कामा लगा करके. ये इसका रूल है. बहुत ईजी है. It is very easy to learn. Only with examples you can understand which are given below. केवल एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे इसको. बहुत इजी है. अब एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए. मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट. मिल्टन नाउन, वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट. फेमस इंग्लिश पोएट ये भी नाउन है. इट मीन्स मिल्टन इज नाउन एंड फ्रेज ऑफ मिल्टन इज इंग्लिश पोएट. When you combine the sentence by using the noun or phrase in a position, it means first of all you write Milton, M-I-L-T, Milton, then comma, and write phrase of Milton. क्या है? A famous English poet. A famous English poet. A famous English poet. Milton is noun. Its phrase a famous English poet. And what is result of it? He became blind, comma, B-E-C-A-M-E, became blind. Milton, a famous English poet, became blind. In this sentence you should know that in simple sentence there is one subject and one main verb. There is one subject, one main verb. No need to write here was, because here become main verb, and no need about was. तो आपको जानना चाहिए सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही मेन वर्ब होता है. उसको सेट करने के लिए 8 नियम है. 8 नियम से आप ऐसे बनाएंगे जिसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही मेन वर्ब होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा. इसलिए 8 नियम बनाएंगे. किसी भी नियम से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है. तो ये आप क्या है? नाउन, फ्रेज इन एपोजिशन. आपको फिर मैं समझा दूं. इसमें 2 सेंटेंस दिया रहेगा, 3 सेंटेंस दिया रहेगा. जिस नाउन की जो आप विशेषता होगी उस विशेषता को उस नाउन के साइड में रखना है. यही क्या है? एपोजिशन, साइड बाई साइड. साइड बाई साइड मीन्स एक नाउन की विशेषता जो उसका सब टाइटिल है उस टाइटिल को कामा के बाद लिखना है. इसके बाद उसका जो वर्क है, जो परिणाम है, उसके बाद लिखना है कामा लगा कर. फर्स्ट कामा, इसके बाद उसका फ्रेज, फिर कामा, और लास्ट में जो उसकी वास्तविकता होगी वही लिख देंगे. आवश्यकता होगी मेन वर्ब लिखेंगे, आवश्यकता होगी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, बट दोनों नहीं लिखेंगे. 2 हेल्पिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ नहीं होगा, एक ही होगा. एक कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है तो वहाँ तो जरूरी है, आवश्यकता होती है. सेकंड सेंटेंस में आपको समझा रहा हूँ, कुछ दूसरा डिफरेंट टाइप का दिया है. एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ. इट इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. एयर मीन्स यू नो हवा. ये क्या है? नाउन है. फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, गिफ्ट यानी उपहार, नेचर यानी प्रकृति, यानी एयर का फ्रेज क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर. एयर क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर है. अब दिस फ्रेज इज इन सेकेंड सेंटेंस. तो यह आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट नाउन है उसका फ्रेज कहाँ है, फर्स्ट में है कि लास्ट में है. यदि लास्ट में है तो फर्स्ट सब्जेक्ट लिखने यानी नाउन लिखने के बाद उसका फ्रेज लिखेंगे. तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे? एयर लिखेंगे. इसके बाद कामा. इसका फ्रेज क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. एयर फ्री गिफ्ट ऑफ
नेचर, कामा। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल सेंटेंस है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी। तो एयर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब यहाँ से लिख देंगे इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। कितना अच्छा सेंटेंस है, इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ये आपका सेंटेंस हो गया। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। जो मैं आपको पढ़ाया अभी नॉमिनेटिव सैल्यूट पढ़ाया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एपोजिशन विथ एग्जाम्पल। जो आपकी बुक होगी, आप बुक से इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो आपको ना आए। ओनली 2 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स, दैट इज एनफ फॉर यू। बिकॉज इन योर सिंथेसिस इन सिंपल सेंटेंस particularly participle is difficult but other rules are very easy to understand. All depends on your एग्जाम्पल्स। थर्ड सेंटेंस, बाबर डिप्टेड लोधी। बाबर डिप्टेड लोधी। अब आपको समझना चाहिए, बाबर नाउन है, फिर इसका फ्रेज क्या है, लोधी है? नो, लोधी अलग नाउन है। फिर बाबर वाज तुर्क, बाबर डिप्टेड लोधी, बाबर वाज तुर्क। हियर तुर्क क्या है? बाबर की विशेषता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज पुट बिफोर नाउन विच क्वालिफाइड। एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता होती है उसके प्लेस को रख देते हैं। अब ये सेंटेंस 3 सेंटेंस दिया है। फर्स्ट क्या है, बाबर डिप्टेड लोधी, बाबर वाज ए तुर्क, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। 2 इसमें नाउन है, दोनों की विशेषता दिया है। तो क्या करेंगे आप, जिसकी विशेषता उसके पहले रख देंगे। अब जो फ्रेज होगा, इसमें फ्रेज किसका है? लोधी का है, लोधी की विशेषता है द एम्परर ऑफ इंडिया। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इस ढंग से आप बनाएंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ए तुर्क बाबर डिफीटेड लोधी, अब लोधी क्या है? फ्रेज ए पोजिशन है। अब यहीं कामा लगा लिख देंगे द एम्परर ऑफ इंडिया। तुर्क बाबर डिप्टेड लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया, द ऑफ इंडिया। चाहे 3 सेंटेंस हो, चाहे 4th सेंटेंस हो, चाहे जितने सेंटेंस हो, केवल आपको जिसकी विशेषता है उसको उसके स्थान पर रख देना है। सिंपल सेंटेंस आपको एक बनाना है, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस का सिक्स रूल हो गया। 5th रूल, इस तरह से आपको यह जानना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी एक्टिव, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, all can be possible by the purity of faith. By the purity of faith, faith is all in our life. By the purity of faith, we can crack the mountains like rock. Thank you. Be happy.